ना नाटो में शामिल होना चाहता है और यही जिद रशिया को नागवार गुजर रही है। 1991 तक सोवियत संघ का सदस्य था यूक्रेन। 2013 में रूस यूक्रेन के बीच में टकराव शुरू हुआ। रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रशिया ने यूक्रेन के अलगाववादियों का समर्थन किया और जो सेपरेटिस्ट थे ना, सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हो गया शुरू। शांति कराने के लिए न जाने कितने समझौते हुए, पश्चिमी देशों ने पहल की। 2015 में समझौता और फिर संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब जाकर के यूक्रेन और रूस के बीच तबाही की कगार, या यूं कहें कि दोनों ही युद्ध के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए। और अगर दोनों युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका यह कहना है कि यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए खतरनाक पल है और रूस की जो सेना है ये गलत तरीके से कदम बढ़ा रही है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। संभावित हमले के लिए चेतावनी का समय नीचे चलता जा रहा है। नाटो रूस के लिए खतरा नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक समाधान खोजने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। नाटो ने क्या कहा है, पहले वो सुने। Moment for European security. The number of Russian forces is going up. The warning time for a possible attack is going down. NATO is not a threat to Russia, but we must be prepared for the worst, while remaining strongly committed to finding a political solution. The military adaptation sends a clear signal that Russia has a choice. They can either choose a diplomatic solution, and we are ready to sit down, but if they choose confrontation, they will pay a high price. एक और बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस के लिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं, बहुत क्रूशियल हैं। रशिया और यूक्रेन में युद्ध की आहट के बीच बड़ी खबर, कई देशों ने बंद किए कीव का मतलब है जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां से अपनी एम्बेसी कई देशों ने बंद कर दी है। कई फ्लाइट भी रद्द की गई है और कई फ्लाइट पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन और रशिया अगर युद्ध के मुहाने पर हैं तो पूरी दुनिया के लिए यह बड़े खतरे की आहट है। रूस और यूक्रेन में युद्ध की आहट के बीच यह बड़ी खबर है। अब आपको हम ये समझाते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद की 3 वजहें क्या हैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो 3 वजह में पहली जो वजह आ जाती है वो है वर्चस्व की जंग, क्योंकि यूक्रेन को यह लगता है कि नाटो के साथ में शामिल हो जाए, लेकिन वहीं रशिया को यह लगता है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है और ऐसे में नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो फिर उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। यह लगता है रशिया को, लेकिन अमेरिका को भी यह लगता है कि नाटो में शामिल करा करके रशिया पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन वहीं एक क्रीमिया एक ऐसा इलाका है जिस पर 2013-2014 से रशिया ने कर लिया है कब्जा, और यही यूक्रेन के लिए यही सबसे बड़ा नाक में दम करने वाला सवाल है। और यूक्रेन को यही बार बार नागवार गुजरता है कि उसके इलाके यानी क्रीमिया पर पिछले 8 साल से 9 साल से क्यों कब्जा जमाए बैठा हुआ है रशिया, किस तरीके से यूक्रेन को घेरा गया है। अब आप ये देखें, तीन तरफ से कैसे यूक्रेन घिरा हुआ है और यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए कैसे नाटो की फौजें कहां पर डिप्लॉय की गई हैं। अब आप एक एक करके अगर आप ये देखेंगे तो समझ पाएंगे। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ये आपको रशिया यानी रूस नजर आ रहा है, ये रशिया की राजधानी मॉस्को है। फिर आप नीचे आ जाते हैं, जिस क्रीमिया की मैं बात कर रहा था जहां पर 2013-2014 से कब्जा जमाए बैठा है रूस, ये है क्रीमिया। और फिर इधर आप आ जाते हैं तो ये बेलारूस है। एक एक करके आप समझिए, ये यूक्रेन है, इसको 3 तरीके से रशिया ने घेरने की कोशिश की है। एक तो रूस ने अपने इलाके से घेरने की कोशिश की, एक क्रीमिया की तरफ से घेरने की कोशिश की है, बेलारूस के साथ में रशिया के बड़े अच्छे संबंध हैं, बेलारूस की तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि नाटो फौजें कहां पर तैनात हैं। नाटो है पोलैंड में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, मोल्डोवा में, यानी एक तरफ तो है यूक्रेन के लिए नाटो की फौज, वहीं दूसरी तरफ रशिया ने पूरी तरीके से यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा है। और जहां पर सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं ये आपको दिखा देते हैं हम। सैनिक यहां पर डिप्लॉयड हैं, इसके अलावा जो रूस के फौजी हैं क्रीमिया में डिप्लॉय किए गए हैं, जो जेट फाइटर हैं यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसका मतलब कई मायनों में साफ हो जाता है कि 3 जगह से यूक्रेन घिरा है। अब ये 3 जगह कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लें। पहले आ जाता है पूर्वी यूक्रेन। अब पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क,
लुहंस्क में रशियन समर्थित अलगाववादी हैं और इसी पूर्वी यूक्रेन में येलेनिया में रशिया सेना के मिलिट्री बेस खाली कराए गए हैं। हथियार मिलिट्री बेस से हटा करके यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। फिर बेलारूस है, जिसके बारे में मैंने बताया था। रशिया और बेलारूस के बीच करीबी संबंध हैं और बेलारूस में सुखोई 35 बैलिस्टिक मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर नजर है कि बेलारूस से कीव पर कभी भी हमला कर देगा यूक्रेन। क्रीमिया, जिसके बारे में मैंने बताया, यूक्रेन का हिस्सा रहा। क्रीमिया 2014 से रूसी कब्जे में है और वहीं क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में रशियन मिलिट्री तैनात है। रशियन युद्धपोत क्रीमिया के बंदरगाह सेवास्तोपोल भी पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इस बीच रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, नाटो को किस तरीके की चेतावनी दी है और क्या चेतावनी यूक्रेन को दी गई है, यह भी देखिए। Столтенберг уже многократно заявлял, что НАТО должна нести особую ответственность за обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Южно-Китайском море. Если НАТО назначит себе еще и эту линию обороны, вы тоже будете настаивать на том, что это право всех стран двигаться туда, куда захочет НАТО. Это опасно. गेस्ट पैनल को ओपन कर देते हैं। इंडिया पर क्या असर पड़ेगा अगर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है? भारत के लिए कितने खतरनाक पल हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे और दिखाएंगे। डॉक्टर दीपक बोहरा मेरे साथ में, पूर्व राजनयिक, जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार मेरे साथ हैं। कर्नल शिवदान सिंह रिटायर्ड मेरे साथ में हैं। रोबिंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट और इसके अलावा आलोक मेहता, आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर दीपक बोहरा आपसे होगा। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो भारत पर किस तरह का असर पड़ने वाला है और पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी तबाही आने वाली है? मेरे ख्याल में मेरा ऑडियो आप टेलीफोन पे ले लीजिए। सॉरी दीपक जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है इंडिया न्यूज पर आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का, और आपके जो बाकी विशेषज्ञ हैं सबकी मैं बात सुनना चाहता हूँ और उनसे आई वांट टू लर्न। आपके पास ये बीच में कुछ इंटरप्शन आ रहा है। आलोक मेहता साहब हैं, जनरल परिहार साहब हैं, सचिव साहब हैं, सर इनको जरा म्यूट कर दीजिएगा। जो स्क्रीन पर एसर लिखा हुआ है वो डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। तो मैं एक शुरुआत इसकी एक चीज से करना चाहता हूँ। सर मेरी एक 8 साल की ग्रैंड डॉटर है, न्यूयॉर्क में रहती है। मुझसे उसने कल सवाल किया है कि नाना यूक्रेन की समस्या क्या है। उसके कोई सहेली है क्लास में जो यूक्रेनियन है। आप इसी पे करेंगे। बॉय सर, I'll have to leave because I'm getting interrupted by this person. सर मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा और ऑडियो इंजीनियर इस चीज को इंश्योर करें कि दीपक बोहरा जी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर वो अपनी बात कह रहे हैं, जितने भी गेस्ट हैं अपनी बात सुनिश्चित तरीके से कह लें और ऑडियो इंजीनियर इस चीज की कोशिश करें कि एक दूसरे की बात ओवरलैप बिल्कुल ना हो। बोहरा साहब आप बोलें। हाँ, तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने जब कहा कि क्या समस्या, मैंने कहा ये ईगो और इंटरेस्ट का है। वहां पे रेड इंडियंस और कॉबॉयज कोई नहीं है। सर फ्रेंच लोग, एक बहुत पुरानी फ्रेंच कहावत है, ला प्लूस सा शॉन्ज प्लूस से लमेम, जितना वो बदलता है उतना ही रहता है, वही चीज रहती है। आपको याद है सर कुछ साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने थर्ड मिसाइल्स लगाई थी साउथ कोरिया में, और रॉकेट मैन जैसा ट्रंप उसको बुलाता था नॉर्थ कोरिया वाले को, उसने कहा जी मैं तो तबाही मचा दूंगा। उसने कुछ मिसाइल भी उड़ाई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। अब जो हाँ जी जी आई एम लीविंग सर। अच्छा दीपक सर आपको 30 सेकंड के लिए रोकते हैं। एक काम कर लेते हैं ना, एक काम हम कर लेते हैं। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने किस तरीके से नाटो के लिए कोई संदेश दिया है और रशिया के लिए कुछ संदेश दिया है, एक बात देख लेते हैं। उसके बाद डिबेट पैनल को दोबारा से हम ओपन करेंगे। Reason for having 100,000 troops stationed on the Ukrainian border, apart from to threaten Ukraine. And if Russia is serious about diplomacy, they need to move those troops and desist from the threat. दीपक बोहरा जी, यहां से आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं और इस चीज को मैं इंश्योर करूंगा कि आपके ऑडियो में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या ग्लिच या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना है। बोलें। अच्छा सर, 2022 में जो हम देख रहे हैं काफी सारे बयान आ रहे हैं, काफी सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। इसको हम 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इसको ग्रेट गेम कहते थे, रशियंस कहते थे दिस इज द टूर्नामेंट ऑफ शैडोज। सर ये एक मैन्युफैक्चर्ड समस्या है। स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है। अब सैटेलाइट्स की इमेजेस यूज की जा रही हैं, इतने रूसी आ गए, इतने आ गए। सर आप जाइएगा 6 हफ्ते पहले। ठीक है।
दीपक वोरा जी, आपके पास लौट करके हम आते हैं। इस बीच हम कुछ वर्चुअल ग्राफिक के जरिए ये दिखाते हैं कि आखिरकार भारत के स्टेक पर क्या असर पड़ने वाला है, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई होती है ना, तो फिर भारत को के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। एक बार आप देखें, उसके बाद फिर से हम बाकी अपने गेस्ट के पास में जाएंगे। मॉस्को के खिलाफ यानी रशिया के खिलाफ लगा देगा अमेरिका कड़े प्रतिबंध, और अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो जाएगी। रूस पर यूएस के प्रतिबंध लगे तो भारत की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब मुश्किल कहां बढ़ेगी ये भी समझें आप। S-400 एयर डिफेंस डील पर संकट मंडराएगा। करीब 60% सैन्य आपूर्ति रशिया से होती है, यह सीपरी की रिपोर्ट बताती है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं, और ऐसे में रशिया को अगर रशिया नाराज हो गया तो भारत को जोखिम उठाना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत के अहम साझेदार हैं, और LAC पर भारतीय सेना को यूएस पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग अमेरिका और यूरोप से ही आते हैं, और यही एक वजह है कि भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहेगा और रशिया को भी। रूस यूक्रेन संकट भारत के लिए कितनी बड़ी टेंशन है आप देखें। भारत रूस S-400 एयर डिफेंस डील पर संकट आ जाएगा। विदेश नीति को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यूक्रेन से हजारों भारतीयों को भारत को निकालना होगा। यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ तो पाकिस्तान ऐसे में मौका तलाशेगा। पाकिस्तान POK में जनमत संग्रह की बात करने लगेगा, और भारत के आर्थिक हित पश्चिमी देशों के साथ में जुड़े हैं, और इसीलिए रशिया चूंकि भारत का सालों पुराना पारंपरिक दोस्त है, तो अमेरिका क्वाड के जरिए चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के हित में है। रूस या अमेरिका के साथ पर भारत को फैसला करना होगा। कर्नल शिवदान, भारत का फैसला क्या होगा संभावित? भारत को किसके साथ जाना चाहिए? रूस के साथ, अमेरिका के साथ, या न्यूट्रल यानी तटस्थ रहने की जरूरत है? देखिए, भारत को इस समय तटस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि रशिया से भी उतने ही रक्षा संबंध हैं और अमेरिका से उतने ही रक्षा संबंध है, क्योंकि S-400 मिसाइल हमने रशिया से लिए हैं, तो फाइटर हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से लिए हैं, और भविष्य में भी इन दोनों का, क्योंकि रशिया हमारा पुराना ट्रस्टेड फ्रेंड है, मगर हम इस रियलिटी को भी नहीं डिनाई कर सकते कि अमेरिका इस वक्त विश्व की आर्थिक शक्ति है और सैनिक शक्ति है, इसलिए उसके भी हम खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें तटस्थ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों ही हमारे उतने ही मित्र हैं जितना एक है। लेकिन डॉक्टर दीपक वोहरा, क्या न्यूट्रल रहना हमारे विदेश नीति के हित में होगा? बिल्कुल सही, हमारे विदेश नीति के हित में होगा। हमने ये भी कहा है कि ये समस्या जो है ये बहुत दूर की है, और हम यही चाहते हैं। आपको मालूम है कि जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग आखिरी दिन जनवरी की बुलवाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, हमने एब्सटेन किया था, क्योंकि अगले दिन से 1 फरवरी से रशिया जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाला था काउंसिल का। तो नेचुरली हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कैप्टन साहब कह रहे थे, दोनों तरफ हमारे मित्र, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। एक आखिरी चीज बताना चाहता हूं सर, दिस इज, अंग्रेजी में कहते हैं अननेसेसरी क्राइसिस, मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस। दुनिया के सामने इस समय 4 समस्याएं हैं। एक महामारी है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा फ्री एंड ओपन सीज ताकि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी, और चौथा आतंक है। ये यूक्रेन कहां से बीच में घुस आया? बहुत दूर है सर। इतना तो आपको बता देता हूं कि मेरे ड्राइवर जो दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, कल मुझसे पूछ रहे थे, साहब ये यूक्रेन कहां पर है? ये कहीं चीन के पास है? क्या समस्या हो रही है? और अगर आप मैप देखेंगे सर, मैं अभी आपके थोड़ा सा ऊपर देखूंगा क्योंकि मेरे सामने दुनिया का मैप है। यूक्रेन तो बहुत दूर है नॉर्थ अटलांटिक से सर। पहले आपको जाना पड़ेगा पोलैंड में, उसके बाद जर्मनी में, उसके बाद फ्रांस में, थ्राइस रिमूव्ड। तो क्या उसकी, फिर नेटो का मेंबर नहीं है तो उनका आर्टिकल 5 जो है कलेक्टिव डिफेंस का, वो भी प्रोवोक नहीं होता। फाइनली सर, क्षमा करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके जो राष्ट्रपति है ना यूक्रेन के, वो पहले एक स्टैंड अप कॉमिक हुआ करते थे। मैं जानता हूं सर, मैंने सुना हुआ, जब वो कॉमिक थे बहुत हंसते थे हम लोग, हमको बहुत हंसाते थे। अब इतना ही कहूंगा सर, आज मालूम नहीं क्या हो गया उनको। रूस अगर हमला करता है तो उसको क्या मिलेगा सर? सारी दुनिया गाली देगी, सारे लोग कहेंगे देखा हमने कहा था व्लादिमीर पुतिन बदमाश है, वो हमला नहीं करेगा सर। इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रूस की किरकिरी होगी। लेकिन मेजर जनरल JKS परिहार, अब मेरा एक सवाल है। 2 पैनलिस्ट का यह कहना है सीधे तौर पर कि भारत को न्यूट्रल रहने की जरूरत है, यानी तटस्थ रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्या होगा ना,
आने वाले वक्त में विदेश नीति किस तरीके से चलती है, यह समझने की जरूरत है। आने वाले वक्त में रशिया यह कहेगा कि क्यों ना यूक्रेन पर भी रेफरेंडम करा लिया जाए, यूक्रेन पर भी जनमत संग्रह करा लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान भी एक बार दोबारा से उछलने लगेगा और पाकिस्तान कहेगा अगर रशिया यूक्रेन पर जनमत संग्रह कराता है तो फिर हम भी कराएंगे कश्मीर पर? देखिए, वोरा साहब ने और कर्नल साहब ने जो बताया, एक्चुअली देखा जाए तो भारत जो है वो कैच 22 की सिचुएशन में है। आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है तटस्थ रहने के, और तटस्थ रहना भी जो है वो दोनों तरफ से आपको नुकसान ही देगा, फायदा लॉन्ग रन में हमें होना नहीं है। पर हम आज की स्टेज में आप ना तो रशिया के ब्लॉक में जा सकते हैं ना अमेरिकन ब्लॉक में आप एंटर कर सकते हैं। अफगानिस्तान में हम इसी तरह से फंसे थे। यूक्रेन भारत की सीमा से बहुत दूर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यूक्रेन के अंदर हमारे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो यूक्रेन की वजह से पोलराइजेशन दुनिया का हो रहा है, और ये पोलराइजेशन बन रहा है, चीन एंड रशिया ब्लॉक अलग हो रहा है, अमेरिका एंड यूरोप अलग ब्लॉक बन रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस में पाकिस्तान और कोरिया जो है वो डेफिनेटली रशिया के साथ में जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारा ये कहना है कि हमें दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा तटस्थ रहने के बावजूद भी, कि रशिया जो है अब वो दोस्त नहीं रहा है जो आज से 50 साल पहले 71 के वार में था या 65 के वार में था, वो शिफ्ट हो रहा है। और इसका लॉन्ग रन जो है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, युद्ध कुछ होना नहीं है, टग ऑफ वार है। जो नाटो कंट्रीज जो है वो रशिया के लिए यूक्रेन में बम्बार्डी और ये सब वो रशिया पे करने की वो उनकी हिम्मत ही नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं। ये आप अफगानिस्तान में देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से जो बाइडेन और ट्रंप इसीलिए हटे थे बिकॉज वो यूक्रेन की उसको उनका प्लानिंग में रहा होगा कि यूक्रेन को नाटो में लाके हम जो है रशिया को कब्जा में काबू में करेंगे, पर वो होगा नहीं। और रशिया या चाइना का जो ब्लॉक बन रहा है वो बनेगा क्योंकि क्वाड के अगेंस्ट में दोनों को प्रॉब्लम है। और अल्टीमेटली अगर यूक्रेन में इतना प्रेशर रशिया डाल देगा कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा और उसके बाद में रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट वहां आएगा, ये मुझे इसके एंटिसिपेशन लग रहे हैं। और अल्टीमेटली ताइवान पे भी इसकी जो है वो गिरेंगी। 2025 में ताइवान में क्या होता है आप देख लीजिए। चीन रशिया दो चीजें यहां से आगे मैं लेकर के जाना चाहूंगा। रोबिंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ में हैं। सचदेवा जी, दो चीजें एक साथ में आ जाती हैं। पहला तो ये कि क्या अगले 24 से 48 घंटे के अंदर युद्ध होने वाला है या फिर नहीं, बिल्कुल सीधा सा सवाल। और अगला ये कि अगर भारत कैच 22 सिचुएशन में है तो भारत को अपनी विदेश नीति भी ठीक तरीके से लेकर के आगे बढ़नी होगी। भारत को विदेश नीति में यह समझना होगा कि हमें S-400 एयर डिफेंस डील भी चाहिए, लेकिन वहीं चाइना को घेरने के लिए हमें क्वाड समूह भी चाहिए। यानी हमें अमेरिका की भी जरूरत है, हमें रशिया की भी जरूरत है। और न्यूट्रल ठीक है हम रह लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहने में हमारा विदेश नीति का मैसेज क्या रहने वाला है, क्या ये भी हमें क्लियर करने की जरूरत नहीं है? अगर है तो ये मैसेज किस तरीके का डाउन द लाइन होना चाहिए? देखिए, सेकंड बात, भारत की सिचुएशन क्लियर कट, हम न्यूट्रल रहना चाहेंगे, हम तो चाहेंगे चुपचाप किनारे बैठे रहें, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। और हमें इमीडिएट नुकसान जो होगा वो S-400 डील पर सैंक्शन लग जाएगी। देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी रशिया पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अभी हम जो S-400 खरीद रहे हैं, अमेरिका उसको इग्नोर कर रहा है। हालांकि अमेरिकन लॉ है कि कोई रशिया से नहीं खरीद सकता, खरीदेगा तो सैंक्शन लगेगी। तो अमेरिका भारत से कहेगा भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे दुश्मन से सामान खरीद रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, नॉट डन। तो आप देखिएगा हमारी ये S-400 की डील खटाई में पड़ जाएगी अगर ये मामला बढ़ता गया। बाकी सारी चीजें छोड़िए आप, राइट, कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम कुछ क्या कर पाएंगे आई डोंट नो, बट हमारी S-400 खतरे में पड़ेगी। और आगे जाकर के हम S-500 वगैरह की बात करें, लार्ज टिकट रशिया से आर्म्स खरीदने की, वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका क्लियर कर सैंक्शंस लगाएगा। अमेरिका मेरे दुश्मन के साथ तुम कैसे जा रहे हो? वन। सेकेंडली, अगले 48 घंटे में अगर ये लड़ाई होनी है क्या, इसमें बहुत मेजर गेम चल रहा है। आप मुझे बताइए, दिसंबर से बात चल रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि फरवरी में अटैक होगा। ठीक है, ये अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन आई कहां से? ये गेम्स चल रही हैं। तो अमेरिका, और फिर अमेरिका कह रहा है कि नकली वीडियोस निकालेगा रशिया 2 हफ्ते बाद। ठीक है, तो अमेरिका ये सिग्नल कर रहा है कि मेरे पास कोई जासूस हैं जो कि रशिया की हायर लेवल्स के अंदर हैं, मेरे स्पाइज, या
रशियन जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो मिलिट्री आपस में बातचीत कर रही है, मैं उसको CIA उसको टैप करके हम वो इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो अमेरिका रशिया को डाउट में और कंफ्यूजन में डाल रहा है कि रशिया के अंदर क्या कोई मोल, जैसे कहते हैं ना, जो कि अंदर कोई स्पाई है जो इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है। ठीक है। इसके चलते पुतिन के आसपास डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि आपके टॉप जनरल्स में से क्या कोई जनरल है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है जी, कहां लीक हो रहा है, राइट? क्योंकि 16 फरवरी ये 10-15 दिन से कह रहे हैं, इन्हें कैसे पता है कि 16 फरवरी को अटैक होगा? इंटेलिजेंस है ना, कोई इंटेलिजेंस है तभी ये कह रहे हैं। सो ये एक गेम चल रही है वेरी मेजर ऑफ अगर गेम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो भारत की, मैं बार बार भारत की ही इसलिए बात करूंगा क्योंकि भारत का स्टेक क्या क्या लगा है, रशिया के साथ में भारत का स्टेक क्या क्या लगा हुआ है, अमेरिका के साथ में, यही समझने की जरूरत है। और अगर युद्ध होता है, इससे पहले कि मैं आलोक जी के पास में जाऊं, एक बार ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अगर युद्ध होता है तो भारत में इसके दुष्परिणाम क्या क्या रहेंगे। यानी भारत में क्या महंगाई आ जाएगी, क्या भारत में अगर कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो इसका असर भारत पर किस हद तक पड़ने वाला है, ये सब कुछ आपको एक बार के लिए हम दिखाते हैं। हाँ, आपने हाल के दिनों में ये देखा होगा कि कैसे भारत पर जो असर पड़ा, इसमें जब शेयर बाजार धराशायी होने लगे, महंगाई एकाएक बढ़ती चली जाती है, और रूस यूक्रेन युद्ध अगर होता है तो भारत पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है, भारत में कैसे महंगाई बढ़ने वाली है। अब आप देखें, कच्चे तेल की कीमतें जो हैं आसमान छूने लगेंगी, भारत में महंगाई बहुत बेकाबू हो जाएगी, शेयर मार्केट की हालत एक के बाद एक बिगड़ती चली जाएगी, कच्चा तेल 7 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा और क्रूड ऑयल $100 के पार चला जाएगा अगर युद्ध होता है, और भारत की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। आलोक मेहता जी, भारत की इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसने एक रेजिलियंस दिखाया है, जिसने ये बताया है कि किसी भी तरीके का अगर विश्व संकट आ जाता है, अगर मंदी आ जाती है तो भारत ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कमजोर नहीं होगी, कोरोना आ जाता है तो भारत ने यह बताया कि हमारा रेजिलियंस जिंदा है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाता है 24 घंटे के अंदर, क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर आघात लगेगा? अगर लगेगा तो इसका असर डाउन द लाइन कितना रहेगा? ये राशिद भाई, अभी हमारे मेहमानों ने बहुत साफ कहा है। ये देखिए, सूचना क्रांति के साथ साथ सूचनाओं के जरिए युद्ध का जमाना भी आ गया है, जैसा अभी हमारे वोरा साहब भी कह रहे थे और हमारे रविंद्र जी ने भी कहा। ये असल में जिस तरह से डराते हैं ना, आतंक आया, भेड़िया आया, शेर आया, और वो ऊपर से पहन लेता है, गीदड़ होता है, वो ऊपर से शेर की खाल पहन लेता है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेर नहीं है, माने महाशक्तियां हैं दोनों। हाँ। दोनों ही अपनी ताकत दिखा करके महाशक्ति अपना दिखा रही कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। और हमारे लिए जो चिंता की बात आपने जो बताई, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादा, जैसे अभी बोरा साहब ने कहा बिल्कुल कि कहाँ है भाई यूक्रेन, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या होगा। ठीक है, इसलिए हम एज ए मीडिया के जिम्मेदार लोगों के नाते आपसे भी मैं कहूंगा, कतई इसकी तुलना कश्मीर से न करिए। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है वर्षों पहले, उसकी अपनी एक अलग पहचान, जैसे बांग्लादेश अलग बना हुआ है। कल आप कश्मीर की तुलना तो मुझसे भी नहीं करते, इसलिए हम और आप जरा सावधानी रखें। और मैं अपने और भी मीडिया के साथियों से कहूंगा कि कभी भी उसकी तुलना कोई वहां जन्म। आलोक जी अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा, आलोक जी अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। टीम पीसीआर से मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर से हम वॉल पर दिखाएं कि किस तरह से यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है, और घेरने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। एक बार फिर से अगर वॉल ग्राफिक के जरिए टीम, हाँ मैं यही चाह रहा था कि यूक्रेन किस तरीके से घिरा है, अगर हम ये समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या वाकई में ये गीदड़ भभकी है या सिर्फ एक वर्चुअल लड़ाई लड़े जाने की कोशिश की जा रही है। कैसे यूक्रेन घिरा है आप देखें, ये रहा रूस यानी रशिया की राजधानी मॉस्को, रशिया ने जहां पर कब्जा किया हुआ है क्रीमिया जिसे यूक्रेन अपना हिस्सा बताता रहा है। 2013-2014 के आसपास, यानी लगभग 8 साल 9 साल पहले यहां पर रूस ने कर लिया कब्जा। रशिया, चूंकि बेलारूस जो है ये यूक्रेन के एकदम सर पर, अगर आप मैप पर देखेंगे बेलारूस के साथ में रूस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी बेलारूस की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से और अपने बॉर्डर की तरफ से, यानी 3 तरफा यूक्रेन को घेरने की कोशिश रूस ने की है। वहीं अगर नाटो की फौज आप देखते हैं, पोलैंड की तरफ, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यानी दोनों ही तरफ एक हेड ऑन कोलिजन जैसी स्थिति में आकर के दोनों ही फौजें तैनात है, यानी रशियन मिलिट्री है, इसके अलावा क्रीमिया की तरफ से भी मिलिट्री है, बेलारूस में भी रशियन मिलिट्री है, नाटो की फौज पोलैंड की तरफ है, रोमानिया की तरफ है, बुल्गारिया की तरफ है, मोल्डोवा की तरफ है, और इस बीच यूक्रेन घिरा हुआ है, जहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया हमला कर देगा। क्या वाकई में हमला होने वाला है? अगर युद्ध होता है तो भारत के लिए यह स्थिति किन मायनों में खतरनाक हो जाती है? कितनी चुनौतियां भारत के लिए हैं? आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।
विश्व युद्ध यानी कयामत का सायरन, और कयामत के सायरन में रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, तो भारत पर कितना असर पड़ेगा? टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, एक बार आप सुने। कैसे तीन तरफ से घिरा यूक्रेन भारत के लिए भी आने वाले दिनों में खतरा बन सकता है, टीपी त्यागी को सुने। नाटो के नजदीक हो जाता है या नाटो का मेंबर हो जाता है तो रशिया को सबसे बड़ा इस बात का डर है कि उसकी सीमा के ऊपर उसके दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें 30 देश हैं और उसमें ये यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है और इस बारे में वार्तालाप भी चल रहे हैं। तो ये है मेन विवाद की जड़ कि रशिया चाहता है रिटन गारंटी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और नेटो के। डॉक्टर दीपक वोहरा के पास में चलते हैं। डॉक्टर दीपक वोहरा, अभी डिबेट के पिछले हिस्से में हमने ये जाना कि एक वर्चुअल किस्म की लड़ाई है, लेकिन वर्चुअल किस्म की लड़ाई के पीछे का इंटेंट यानी नियत क्या है? जिक्र किया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि रशिया कल हमला करेगा। सर, मैंने ओरिजिनल यूक्रेनियन भाषा में बोलता हूं, मैंने ओरिजिनल ट्वीट देखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि कल वो हमला करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमला करेगा। ठीक है। भारत पे असर पड़ेगा सर तीन तरफ से, मैं बता देता, सीधी बात है। 20,000 हमारे विद्यार्थी हैं वहां पर, जरूर कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, शायद वापस आना चाहेंगे एटसेट्रा। दूसरा, ऑयल प्राइसेस का आपने सही जिक्र किया, वो बढ़ेंगे, उसका नुकसान हो। और तीसरी जो स्टॉक मार्केट है दुनिया भर में, कल आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस में तो बहुत बुरी पिटाई हुई है। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, शायद मिस्टर सचदेव और जनरल साहब, मेहता साहब और हमारे विशेषज्ञ मुझसे सहमत होंगे। सर, जो टारगेट है वो यूक्रेन नहीं है, टारगेट जर्मनी है। पिछले साल अमेरिका ने जो गैस, नेचुरल गैस बेची थी यूरोप को, बहुत बढ़ गई थी। और इस समय रूस से जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो जर्मनी को गैस ले जाएगा। उन दोनों देशों का फायदा होगा। जर्मनी को सस्ती गैस मिलेगी, रूस को पैसा मिलेगा। अमेरिका को इसको रोकना है। सो द टारगेट इज जर्मनी सर, क्योंकि कल अगर दोस्ती हो जाती, मान लीजिए एडोल्फ हिटलर का जन्म ना हुआ होता, मान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर पर हमला ना हुआ होता, आज वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वो दोस्त बन गए, समझ लीजिए कि यूरोप अमेरिका से दूर हो जाएगा। ये है नाइटमेयर बाइडेन साहब का, जिसे वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये वर्चुअल वॉर, मीडिया वॉर, ये टूर्नामेंट ऑफ शैडोज, ये ग्रेट गेम खेला जा रहा है। सर, काइनेटिक वॉर नहीं होगा। रूस को क्या मिलेगा? अगर आप कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि जो उसको टेरिटरी चाहिए, सर इतना बता देता हूं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया, आप जमीन के भूखे हैं? बोले ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न सबसे दूर का जो पूरब में है रशियन फेडरेशन का, और सबसे दूर का हिस्सा जो पश्चिम में है, 10 घंटे लगते हैं फ्लाई करने में। मेरी 14 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश। क्या मैं जमीन का भूखा हूं? नहीं सर, वो इज्जत का भूखा है, और वो चाहता है कि नेटो जो है उसके दरवाजे पर ना आए। वो उसकी रेड लाइन है। नेटो जो है नहीं जाएगा सर, उनको क्या मिलेगा यूक्रेन को? डॉक्टर वोहरा, आप ये कहना चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑफ शैडोज तो जरूर चल रहा है, लेकिन इसके ठीक पीछे एक वर्चस्व की जंग भी है। वर्चस्व की जंग यानी दादागिरी की लड़ाई। और ये दादागिरी की लड़ाई मेजर जनरल जेके परिहार, अमेरिका बनाम रशिया को कहां लेकर के जाएगी? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्चस्व की लड़ाई है, मगर इसमें जो है ब्लॉक जो है वो क्लियर बन गया है कि पुतिन जो है पिछले 3 साल में रशिया की तरफ काफी स्विंग हो गए, और अल्टीमेटली रशिया और अमेरिका, चाइना और अमेरिका के टग ऑफ वॉर मनी पावर में, फाइनेंस में और मिलिट्री सब में चल रहा है, सुपर पावर बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दोस्ती जो है चीन और रशिया की और इससे ज्यादा मजबूत होगी, और अमेरिका के खिलाफ ये ब्लॉक आगे अगले 10 साल में काफी ताकतवर होने वाला है। तो हमारा जो क्वाड चल रहा है उस पर भी रशिया ऑब्जेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली भारत की पोजीशन जो है, हमें हर हालत में रशियन ब्लॉक के साथ में रहने में ही फायदा होता है, क्योंकि आपके आसपास के जितने भी इश्यूज हैं उसमें रशिया आपको आज तक सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका ने ओपनली कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर का हिस्सा जो है वो पीओके जो है वो भारत को मिलना चाहिए, या अक्साई चीन से चाइना बाहर जाए, वो उसमें साइलेंट रहे हैं। अब ऐसी हालत में रशिया चाइना का अगर ब्लॉक बनता है तो पाकिस्तान इसमें डेफिनेटली एंटर होगा अफगानिस्तान के साथ में,
तो भारत के ऊपर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हमारी सिचुएशन जो है इसमें डेफिनेटली, जैसा वोरा साहब ने बोला कि हमारी फाइनेंस से इसमें इकोनॉमी पे असर आएगा, दूसरे होंगे, मगर मैं लॉन्ग रन में देख रहा हूं कि अगले 10 साल के अंदर जो ये ब्लॉक अगर स्ट्रांग होता है तो जो हमारी LAC पे एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी, चाइना करेगा, रशिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्वाड में आपको ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। ताइवान जो है, अगर इस मामले में रशिया यूक्रेन में सक्सेसफुल होता है, कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा और वहां पे रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट आएगा, फायर बम्बार्डिंग और वार वहां नहीं होगा, टग ऑफ वार में अल्टीमेटली यही सेंक्शंस जो है होगा। रोबिंद्र सचदेवा, ठीक है, मेजर जनरल JK Spariar, ठीक है। रोबिंद्र सचदेवा जी, लेकिन भारत के लिए चैलेंजेस क्या हैं, ये समझने की जरूरत है। भारत के लिए LAC का चैलेंज है, यानी चाइना का चैलेंज है। भारत के लिए चैलेंज है पाकिस्तान का। भारत के लिए चैलेंज है बाकी बॉर्डर डिस्प्यूट का। भारत के लिए चैलेंज है नेपाल का। भारत के लिए चैलेंज है म्यांमार का। भारत के लिए इस तरीके के न जाने कितने चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के लिहाज से हमारा ज्यादा बेहतर दोस्त कौन है आज की तारीख में, रशिया या फिर अमेरिका? और वो अमेरिका जो एक जमाने में ट्रंप का था, आज की तारीख में बाइडेन का है। मेरे विचार से हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेहतर है। आइडियल जो है हमारे लिए, हमें इन दोनों की पार्टनरशिप, दोस्ती चाहिए, परंतु इस समय जो सिचुएशन हो गई है, हम फंस गए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो हमारे जो इमीडिएट परचेजेस हैं अपनी मिसाइल डिफेंस की, जो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, वो पिटाई में पड़ जाएंगी, आप देखना। S-400 सेकेंड, ऐसे जैसे मेरे बाकी कोलिग्स भी कह रहे हैं, रशिया धीरे धीरे अब ज्यादा चाइना के खेमे में, चाइना के साथ पार्टनरशिप में जाता जाएगा, और जितना ज्यादा रशिया चाइना में क्लोज होगा उतना हमें नुकसान होगा, राइट, फॉर मल्टीपल एंगल्स। तीसरा, ऑफकोर्स दुनिया में गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इकोनॉमी, महंगाई वैसी दुनिया में बढ़ रही है बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा और बढ़ेगी, और इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, कर नहीं सकते। तो ये तो हमारे को डील करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब हम फंस गए हैं। इसका जो रास्ता है हमारे लिए एक्चुअली अभी वो जल्दी हो नहीं सकता, वो लॉन्ग टर्म वही है, जितना ज्यादा हो सके हम आत्मनिर्भर, जैसे कहो सेल्फ डिपेंडेंट हो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खुद। तब तक हम अमेरिका से हमें प्लेन्स चाहिए, S-400 हमें रशिया से चाहिए, ये हम कब तक करते रहेंगे? बट हमें करना पड़ेगा। भारत ने तो हालांकि अब कोशिश भी करनी शुरू की है कि हम हथियारों के मामले में, डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बने, जितने ज्यादा रहेंगे। एक जमाना ऐसा था जब हम रशिया की तरफ देखते थे, फ्रांस की तरफ देखते थे, इजराइल की तरफ देखते थे, अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन कर्नल शिवदान, एक बार के लिए चलिए ठीक है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में, और ये हो सकता है टूर्नामेंट ऑफ शैडो भी हो, यानी एक तरीके की वर्चुअल लड़ाई हो। लेकिन क्या क्रीमिया पर यूक्रेन खामोश रहेगा? देखिए, क्रीमिया पर यूक्रेन इसलिए खामोश नहीं रह सकता क्योंकि क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया है, और जब यूक्रेन और क्रीमिया के यूक्रेन और रूस के तनावपूर्ण संबंध हैं तो यूक्रेन चुप नहीं रहेगा। इसके साथ में एक बात और करना चाहता हूं भारत की स्थिति के बारे में। देखिए, शीत युद्ध के समय पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया था, और उसके बाद जिस दुर्गति पाकिस्तान की हुई है, जिस प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया आतंकवाद के लिए रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में, आज पूरा पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है और पूरा देश बर्बाद हो गया है। इसलिए उसकी एग्जाम्पल को लेते हुए इस समय भारत को न्यूट्रल स्थिति में रहना चाहिए, और इस टग ऑफ वार, और मैं यहां अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण पूरे विश्व के सामने उपस्थित है, और जो भी देश परमाणु युद्ध करेगा उसको पूरा विश्व बाइकआउट कर देगा बाद में। पूरा विश्व का विनाश के कारण वो अकेला देश होगा। इसलिए इस स्थिति को भी अटैक करने वाला देश अच्छी तरह जानता है, और यदि युद्ध हुआ तो परमाणु बम जरूर फायर किए जाएंगे, इससे दो राय नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से यह युद्ध नहीं होगा, यह टग ऑफ वार चलती रहेगी, और इसमें नेगोशिएशन के द्वारा ही इसमें हल निकलेगा।
अगर टग ऑफ वॉर चलता रहा, अगर इसी तरीके का छद्म युद्ध करने की कोशिश की गई या इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे में चूंकि हमारी डिबेट में आलोक मेहता जी एक ही बात कही जा रही है कि भारत को न्यूट्रल रहने की जरूरत है, भारत को रशियन ब्लॉक में भी जाने की जरूरत नहीं है और अमेरिकन ब्लॉक में भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जो भारत का स्टांस रहा ना विदेश नीति का, बहुत ठसक वाला, अगर मैं देसी भाषा में कहूं बहुत ठसक वाला रहा है कि हम तो स्टैंड लेना जानते हैं, हम तो नेहरूवियन एरा से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं, हमारी नेहरूवियन एरा वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हम अपना अग्रेशन कायम करना जानते हैं, हम सिर्फ एशिया की ही महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ उसी राह में आगे निकल गए हैं। तो क्या ऐसे में वाकई में भारत खामोश रह सकेगा? अगर रह सकेगा तो कितने दिन तक? राशिद जी, आपने जो कहा इसको थोड़ा सा इसको सुधार की जरूरत है। हमने कभी ये भी कहा कि हम महाशक्ति बन रहे, हम ये कह रहे हैं कि भारत के बिना आप दुनिया को अब चलाना मुश्किल है। करेक्ट। भारत अपरिहार्य हो गया है, जिसको कहते हैं कि रूस को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, यूरोप को हमारी जरूरत है, एशिया को तो है ही है, और चीन को भी क्यों है, ये एक लाइन में और बताऊंगा। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, सदैव साहब के पास तो अभी सारे आंकड़े निकल आएंगे। पिछले 2 वर्षों में जब हमारी सीमा पर भी चीन नाच कर रहा था, उस समय भी व्यापार में भारत के साथ उसका आंकड़ा देख लीजिए काफी ज्यादा था। हमारी जो आर्थिक महाशक्ति बनने की कोशिश है उस पर जरूर ठेस होती है इस तरह के झगड़ों से। और हमारे इंटरनल हमें सबक क्या लेना होगा, मैं अभी भी कहूंगा विद ऑल रिगार्ड्स, ऐसा सही है कि पहले हमारे जिसको कहते हैं दोत्रा जी और बड़े बड़े हमारे राजनयिक होते थे, लेकिन आज भी राजनयिकों की कमी नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर है। भारत एक इस तरह से, वोरा जी इस बात के गवाह हैं, हमारे बल्कि और भी एक्सपर्ट जानते हैं, भारत के पास इस समय टैलेंट मीडिया बने जो दिमाग जो है उनका माइंड का, वो ही एक महाशक्ति है। और इसलिए अभी तो वो अमेरिका और रूस के बीच में पर्दे के पीछे, अफगानिस्तान में अब तक हम कहां फंसे, लेकिन क्या हमने अपने रक्षा के लिए अपने उस क्षेत्र में वो किस तरह से नहीं करे, उसके लिए पूरी कोशिश की है। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ अब राहुल गांधी डिमांड करे वाले बात में राजनीति जाना चाहता, लेकिन हर चीज सड़क पर नहीं बताई जाती कि हमारी सेना वहां कहां तक हमारी खड़ी हुई है, हमारे सैनिक यदि वहां भी 2-आधा किलोमीटर चले गए कि नहीं चले गए, ये कहने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से हमारे ये सही है कि तेल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है, हमारा तेल का उत्पादन हम रूस पर निर्भर है। और अभी मैं मतलब थोड़ा सा असहमत हूं, वो ज्यादा जानते हैं 60% आपूर्ति हमें रशिया से आज भी, जो पहले हथियार लिए हैं। देखिए आज आपके पास जो गाड़ी है, अचानक आप सारी गाड़ियां एकदम सोलर पर नहीं आ जाएंगी। जो गाड़ियों के लिए आपको एम्बेसडर भी कहीं चल रही है तो उसका पुर्जा कहाँ मिलता है, इसकी हम उसके तरह से छोड़ नहीं सकते कि कल हम आत्मनिर्भर। हमारी डिफेंस फैक्ट्री को लगने में 10 साल, यूपी में ही मालूम चुनाव है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां झगड़ा करता रहेंगे तो कौन डिफेंस फैक्ट्री लगाने लाएगा, सड़क नहीं होगी तो कौन फैक्ट्री लगाएगा। इसलिए हमें भारतीय हितों के लिए सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वर से इस युद्ध को बचाने में जो कोशिश हो सकती है, उससे आर्थिक के बजाय हमारे हित दिखा करके या उनके हित दिखा करके। और ये एक लाइन और कहूंगा, मैं जर्मनी में रहा भी हूं, ये सही है कि जर्मनी उस समय जो डिवाइड था उस समय भी ये हुआ, आज जर्मनी एक हो गया। आज जर्मनी का इंटरेस्ट, यूरोप कई बार अमेरिका कोशिश करता है कि भाई यूरोप ब्रिटेन और जर्मनी तक आंखें दिखाते हैं कई बार अमेरिका को भी, तो रूस भी चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बिल्कुल आ जाएगा और नेटो के साथ मिलकर, और सीटो नेटो का जमाना भूल गए आप। पाकिस्तान उस समय जिससे अभी जिक्र किया गया सीटो वीटो, अब तो पाकिस्तान अकेला पड़ गया है और चीन भी महामारी में अकेला पड़ गया, इसलिए उसने हाथ पकड़ लिया रशिया का। हमें कोशिश करना है कि हम रशिया का हाथ पूरी तरह उसकी तरफ न जाने दें। हम रशिया से भी रखें, अमेरिका से भी रखें, यूरोप से भी रखें, जर्मनी की चांसलर से या ब्रिटेन के चांसलर प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे बहुत अच्छे डायलॉग हैं। ठीक है आलोक सर, राजनीति में नहीं जा रहा हूं। आलोक मेहता जी ठीक है। आलोक सर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वोहरा बहुत बहुत धन्यवाद, जेकेएस परिहार जी, कर्नल शिवदान, रोबिंद्र सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बेशकीमती समय मेरे और मेरी टीम के लिए आपने निकाला। लेकिन अगर जैसा कि हमारी डिबेट में पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ छद्म युद्ध है, यानी एक वर्चुअल वॉर सोशल मीडिया के जरिए लड़े जाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इसके पीछे की नीयत क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। और हाँ, भारत अपना प्रोजेक्शन विदेश नीति में क्या देगा, क्या रूस के साथ
खड़ा रहने के तौर पर या फिर अमेरिका के साथ दिखने के तौर पर, यह वाकई में देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत की विदेश नीति आज की तारीख में बहुत मजबूत है और भारत आर्थिक ही नहीं, सामरिक ही नहीं, सैन्य ही नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत इंक्लूसिव तरीके से उभर करके आया है। इसका मतलब यह है कि भारत सबकी जरूरत है और भारत की तरफ निगाह रखे हुए होगा रूस भी और अमेरिका भी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।